बेबाक लाइव में आपका फिर एक बार स्वागत। आज रविवार है और हम प्रत्येक रविवार को 6 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं बेबाक लाइव के साथ, और आज भी हम आपके सामने हैं। इससे पहले भी बहुत से एपिसोड में आप लोगों को मैंने तरह तरह की रिपोर्ट बताई, तरह तरह की खबरें से आपको अवगत कराया, आपको पसंद आया और आपने भरपूर समर्थन दिया। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों की चुनाव अब घोषित हो चुके हैं, तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। कितने चरणों में चुनाव होगा वो भी पता है, आपके शहर में कब चुनाव है वो भी आपको पता है। इसलिए मैं आज ये बताऊंगा कि अब चुनाव के बाद लोगों ने कोरोना महामारी को भूलना शुरू किया है। कोरोना महामारी को अब लोग समझने लगे हैं कि अब वो हल्का होने लगा। तो मेरा ये कहना है कि अब चुनाव में जिस तरह के दो गठबंधन हैं और दो गठबंधनों में विभिन्न दलों का समावेश है, तो एक तो है एनडीए का गठबंधन, दूसरा है महागठबंधन। एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है और एलजेपी थी। तो उसमें भी एलजेपी अब पूरे 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना बनाई है। ये अभी की खबर है, अभी पूरा अपडेट नहीं है। तब भी ये है कि उनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है उसमें ये तय हो गया है कि 143 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो एक तरह से एनडीए के गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। तो एनडीए के गठबंधन में भी एक टूट हुई। एनडीए के गठबंधन में फिर ये उसके बाद आप आ जाइए महागठबंधन में भी जिस तरह से सबसे ज़्यादा टूट हुई। पहला तो जीतन राम मांझी ने उनका साथ छोड़ा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ा, और अब जो उनके वीआईपी पार्टी के थे, जिस नाटकीय अंदाज में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीठ पर छुरा भोगने की बात कह के वो बाहर हो गए। तो ये 3 लोगों उनसे बाहर हो गए। अब उन्होंने जो सहमति बनाई वो सहमति कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम माले के साथ उन्होंने चुनावी गठबंधन बनाया और अब उसी को लेकर वो चुनाव में जाना चाहते हैं। तो दोनों गठबंधन में टूट हो गई और अब प्लान बी जो उन्होंने तैयार किया था एनडीए ने, उसके तहत प्लान बी में अब है कि उनसे टूटे हुए साथी मुकेश साहनी को अपने पाले में जोड़ने की कोशिश करके एक हल्का वोट बैंक बनाएंगे और चिराग पासवान अब खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये संभावना है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। पहले आपको बता दूं कि चुनाव का अच्छा प्रभाव कोरोना पर भी पड़ा है। चुनाव की घोषणा के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में कम हो गई है, घटने लगी है, और नेतागण भी उसे भुला दिया है और अब कोरोना की बात कोई नेता नहीं करता। उससे बचने की उपाय लोग के बारे में भी वो कुछ नहीं कहते। तो कोरोना बिहार से बाहर होने लगा है। तो चुनाव आने के बाद ये कोरोना का जो प्रभाव कमा है, तो ये एक अच्छी बात है। और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, अगर वो आंकड़े सही हैं, चुनाव को देखते हुए नहीं हैं, तो बिहार के लिए एक अच्छी बात है। मगर भारत में अभी तक 1 लाख से ऊपर कोरोना पेशेंट की मौत हो चुकी है और भारत के पैमाने पर, देश के पैमाने पर इधर 3-4 दिनों से कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पहले 90,000, 1 लाख के आसपास कोरोना पेशेंट हुआ करते थे, अब वो संख्या घट के 70,000, 75,000 के आसपास आई है। तो ये घटने के संकेत है, मगर आगे
क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। मगर अभी जो सर्वे हो रहा है या लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कोरोना के बारे में आप चुनाव में कैसे जाएंगे, तो चुनाव के प्रति अभी लोगों की मानसिकता बहुत स्पष्ट नहीं दिखती है। चुनाव के प्रति वो वोट देने के प्रति वो लगाव अभी दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता कि आगे क्या होगा ये उनको पता नहीं है। वो घरों से निकलना नहीं चाहते। पहले लगता था कि वो वोट परसेंटेज बहुत कम होगा और ऐसा लगता है कि अभी तक लोग जाने की स्थिति में नहीं है। मगर आप देश के नागरिक हैं, आपको चुनाव देने का अधिकार है। आप चुनाव देने जरूर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में चुनाव दें, चुनाव में भाग लें। तो अपना वोट आप अवश्य दें। हम अब चर्चा करते हैं गठबंधन की राजनीति पर। ये जो गठबंधन की राजनीति में प्रवेश हुआ, ये पहले समय में गठबंधन की राजनीति दिखती नहीं थी। पहले जो चुनाव हुआ करते थे वहाँ सीधे सीधे कांग्रेस या उनके खड़े में सीपीआई, सीपीएम, चाहे अन्य पार्टी जो है, चाहे वो साउथ की पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ती थी। पहले ये गठबंधन का मामला नहीं था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका मुकाबला अन्य दलों से होता था। 1989 से 2004 तक देश में राजनीति अस्थिरता की स्थिति में अस्थिरता की स्थिति पैदा होने लगी। और जब 1989 में कांग्रेस विपक्ष के गठबंधन के सामने हार गई और देश में 1989 से 6 आम चुनाव का शिकार हुआ। 1989 से 6 आम चुनाव देश में हुए और विभिन्न गठबंधनों की सरकार बनती रही और उस दौरान देश में 7 प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2004 से गठबंधन की राजनीति देश में तेज हो गई और आवश्यकता भी इसकी हुई। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम विभिन्न पार्टियों के द्वारा बनने लगा और उसके बाद बिना गठबंधन के चुनाव होना संभव नहीं दिखता था। किसी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ना संभव प्रतीत नहीं होता था। इसीलिए ये गठबंधन का कोई भी पार्टी बिना गठबंधन के बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं आ सकी, क्योंकि वो जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई। अब बिहार में चुनाव में गठबंधन राजनीति में जो कुछ चल रहा है, कुमार भवन के पास एक लग्जरी कार में 74 लाख रुपए की बरामदगी हुई और वो भी चुनाव के पर्पज से किसी को देने की बात उनके ड्राइवर ने कही और उसमें उस विधानसभा का नंबर था और उस विधानसभा का नाम था। तो ये 74 लाख रुपए कैश, ये काला पैसा ही होगा। तो ये जो काला पैसा काला धन खत्म करने की बात हुई, तो ये कहाँ हुआ? ये करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। तो ये पैसे आ कहाँ से रहे इस आर्थिक मंदी के? आर्थिक मंदी शायद आम जनता के लिए आर्थिक मंदी है, मगर इन चुनावों में जिस तरह से पैसे झोंके जाते हैं, ये तो आम जनता इससे प्रभावित होती है। आपको पता है इस चुनावी ये के दरमियान कितनी राजनीतिक हवेलियों में कितने पैसे गए होंगे? राजनीतिक हवेलियों का शब्द मैं दे रहा हूँ, जहाँ से राजनीति का संचालन होता है, कितने पैसे वहाँ गए होंगे? तो सरकार जो कहती है कि काला धन अब देश में नहीं है, ये गलत साबित होता है। हर चुनाव में काले धन को सफ़ेद करने की योजना बनती है और छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कुछ लोग चुनाव लड़के उस पैसे को सादा बनाते हैं। तो काला धन तो आपके देश में है। अब मैं बताता हूँ, आज तो मैंने आपको बता दिया कि चिराग पासवान एक तरह से एनडीए से अलग हो गए और वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं अपने दल का। अब आगे क्या होगा, किस दल में वो साथ जाएंगे, वो किसके साथ होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मगर ये तय हो गया कि आपकी टूट अब एनडीए में हो गई। अब महागठबंधन की पूरी बात बताता हूँ।
महागठबंधन के इस चुनाव में कल महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो देखने को मिला वो किसी से छुपा नहीं। महागठबंधन ने सीटों की घोषणा कर दी और इसी क्रम में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता दिया और पीठ भी थपथपाया गया और मंच से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने उन्हें माथे पर छू के उन्हें आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद माइक जो है वो आ गया तेजस्वी यादव के पास और बगल में शिवानंद तिवारी जी बैठे थे और लोग आलोक मेहता बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। ठीक तेज प्रताप के बगल में मुकेश सहनी बैठे थे। तो जब उन्होंने घोषणा की अपने खाते में उन्होंने 144 सीट बताई जिसमें कांग्रेस को उन्होंने 70 सीट दिया और एक सीट लोकसभा वाल्मीकि नगर चुनाव के लिए कांग्रेस को दिया। 19 सीट माले को दिया, सीपीआई को 6 सीट दिया और सीपीएम को 4 सीट दिया। और उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और वीआईपी पार्टी को मैं अपने कोटे से ही टिकट दूंगा। इतना कहते ही वो साहनी गुस्से में उठे। उनके समर्थकों ने पूरी नारेबाजी की और गुड्डे सोच के उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और आप लोगों ने मेरे पीठ पर छुरा भोंका है और वो निकल गए। जब वो निकल गए तब लोग हक्के बक्के रह गए और वो निकल के फिर वो अब बाहर हो गए। तो एक टूट इनकी हुई, तो पहली टूट हुई मांझी के नाम से, मैंने पहले बताया। दूसरी टूट हुई आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा के नाम से। तीसरी टूट हो गई मुकेश सहनी के नाम से। और इन्होंने एक नया समीकरण बनाया कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर। और मुझे ये लगता है कि ये कहा गया कि मुझे उप मुख्यमंत्री के पद के लिए घोषणा करनी थी, वो नहीं हुआ। जो कि अब ये दोनों के बीच क्या बात हुई, मगर ये टूट दोनों गठबंधन में टूट हो गई, इसमें अब दो मत नहीं। तो उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा अगर नहीं हुई तो ये बाहर निकल गया। और उसे चिराग पासवान भी बहुत दिनों से इस गठबंधन से बाहर होना चाह रहे थे। वो नीतीश कुमार के कार्यक्रमों और विकास कार्यों से प्रसन्न नहीं थे। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, और वो विरोध है तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम से। तो ऐसा नहीं होता कि आप नीतीश कुमार का विरोध करके और इस गठबंधन में होते। बीजेपी आपको कैसे यूज़ करते, इसलिए आपको बाहर आना ही उचित हुआ। और इसमें अब आप नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करें। हालांकि रामविलास पासवान इन दिनों बहुत बीमार हैं, बिहार के एक कद्दावर नेता, पुराने नेता। हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की एक अलग छवि है, एक अलग भूमिका रही है। खैर वो अलग बात है कि आज उनके बेटे ने इस पूरे ये को अपने हाथ में लिया है। सबसे बड़ा ये वीआईपी पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय जब वो महागठबंधन के साथ थी तो अपने भी चुनाव हार गई थी और 1.67% वोट उन्होंने अपने सहयोगी दलों को, सहयोगी उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कराने में ही सफलता पाई थी। हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव ने समझा होगा कि भाई अब आपको इतना हम तरजीह नहीं देंगे। 12 सीट देने की तैयारी चल रही थी और ये सब जो हुआ सो दोनों में टूट हो गई। मगर एक चीज़ बोलने में लगता है कि अगर कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, साहनी और मांझी का वोट का परसेंटेज जोड़ा जाए तो महागठबंधन को लॉस हुआ है। अगर तीनों का वोट बैंक ट्रांसफ़र होता तो उनका वोट बढ़ता। हो सकता है अब सीपीआई एमएल
और CPI-M कितना वोट संग्रहित कर सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। चूंकि अपॉर्चुनिज्म की राजनीति का तो आजकल जवाब नहीं है, लोग करते हैं। तो राजद, कांग्रेस और माले, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, राजद, कांग्रेस और माले जब जब अलग चुनाव लड़े हैं वो बिखर गए हैं, और जब जब साथ चुनाव लड़े हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने ये भूमिका बनाई हो, ये रूपरेखा तैयार की हो, तो आज इसीलिए उन लोगों को साथ लेकर उस समय आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। तो वोट के ट्रांसफ़र और इन लोग के वोट का ट्रांसफ़र होता है, अगर सही से इसका वोट का ट्रांसफ़र होता है तो फिर चुनाव दिलचस्प होता है। प्रदेश में एक तीसरा कोण बनने की तैयारी है। इस तरह से जो आ रहा है, एनडीए में दरार हो गया, महागठबंधन में दरार हो गया, ठीक है, एनडीए का दरार मुकेश सहनी पूरा कर देंगे, महागठबंधन की दरार लेफ्ट पार्टियों ने पूरा किया, मगर एक तीसरा कोण भी बन रहा है। पप्पू यादव इसमें लगे हैं। अब ओवैसी भी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में लग गए हैं। इससे नया विकल्प कहें या फिर तीसरा मोर्चा, अगर ये कोई नया विकल्प हो जाए या तीसरा मोर्चा हो जाए तो एक इसमें कोई ये नहीं होगा। ये तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी पप्पू यादव, इसमें ओवैसी हैं, तो इसमें नया विकल्प कहें या फिर तीसरा मोर्चा। पप्पू वाली प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उपेंद्र कुशवाहा बसपा और देवेंद्र यादव के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक सेकुलर अलायंस इसमें शामिल हो सकती है। वैसे चुनावी समर में ऐसा होता है, परंतु जनता इस तरह के अलायंस को हमेशा से खारिज करती है, और इसमें वोट काटने में वो सफल जरूर होते हैं, किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब जरूर होते हैं, मगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में सरकार बनाने की होड़ में एनडीए और महागठबंधन की जो बड़ी भूमिका होगी, आपस में दोनों की टक्कर होगी। अब किस महागठबंधन का वोट कितना कट जाता है इस पर डिपेंड करेगा। ये अभी कहने का है ना, अभी अगले सप्ताह भी मैं इस पर आपको पूरी बात बताऊंगा। मगर मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री के भी बड़े चेहरे हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले ही से नीतीश कुमार हैं, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तीसरे चिराग पासवान हो गए, चौथे तेजस्वी यादव हो गए, और उसके साथ साथ अगर किसी को लगा तो वो उप मुख्यमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं। मगर इतने मुख्यमंत्री बिहार के लिए इस चुनाव मैदान में हैं, देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बाजी मारता है। जी हाँ, नमस्कार। इसके बाद फिर मैं आपसे किसी और दिन अन्य दिनों मिलूँगा जब कोई नया विषय आपके सामने होगा। नमस्कार।